थोड़ा सा बताना है शाहरुख के भाई है क्या जो उसने बोला सिस्टम वगैरह पूरा। एल्गोरिदम ऐसी चीज़ है कि मैंने कोचिंग छोड़ी थी अपनी, तो मैं फिजिक्स वाला सर से ही पढ़ता है। हैविंग फॉलोअर्स वगैरह कुछ हेल्प करता है जो बची कुची लड़कियां हैं। फिर जो मेरी अर्निंग हुई उससे मैंने एक बड़ा ही स्मूथ सा ब्रेकअप हुआ था। यूज योर ऑडियंस टू बिल्ड बिजनेसेस एज वेल। फर्स्ट ब्रांड ऐसा ब्रांड है जिसके साथ मैं लिटरली कनेक्ट हुआ हूँ। तो गेट योर लिमिटेड एडिशन फ्रॉम firbT.com। तो वेलकम टू द शो भाई, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग रियली गुड, योर ऑफिस इज रियली नाइस। अरे यार थैंक यू यार। तो टुडे वी हैव आवर फर्स्ट इन्फ्लुएंसर ऑन द पॉडकास्ट, अनीश डाडिच। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तुम बता रहे थे तुम 85,000 रुपीज़ का कैमरा जीत के आए हो। यस, इससे बढ़िया टॉपिक क्या है स्टार्ट करने के लिए? हाँ, तो कल मैं आया हूँ एक्चुअली जयपुर। कल 10 बजे आया था। हाँ हाँ। फिर सुबह मेरी एक क्रिएटर फ्रेंड थी, तो लाइक उसने बोला था कि वो एक कैनन इवेंट में जा रही है, तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि इफ आई कैन जॉइन। तो उसने बोला कि ओके, ये POC है इसका नंबर, यू कैन जस्ट आस्क हर। तो मैंने उससे पूछा तो बोला कि ओके अपनी प्रोफाइल लिंक भेजो, एंड मेरी सिलेक्ट हो गई थी। तो मेरा +1 में मैं अपने भाई को लेके गया था, एंड वहाँ पर ऐसा सीन था कि कंटेंट क्रिएटर्स आए थे बहुत सारे। हमें एक टास्क मिला था सबको कि एक रील बनानी है। तो हमने रील बना दी, एंड फाइनली जब एक लकी ड्रॉ निकल रहा था, उसके अंदर हमारी जैसे रील पोस्ट होने के बाद एक एक चिट पे हमारा नाम था। फिर एक बाउल में सबने अपनी अपनी चिट डाल दी थी। फिर बाद में अनाउंसमेंट के टाइम पर तो वो रील क्या थी? मतलब कुछ भी बना सकते हो, क्या करना है उस इवेंट के तीन जोन्स थे। एक तो फूड का था, एक था ट्रैवल का, ठीक है, एक म्यूजिक का था। 3 जोन्स थे। तो तुम्हें या तो एक पर्टिकुलर नीश चूज करनी है और एक रील बनानी है, या फिर तुम तीनों को कवर कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू। तो लेकिन बस बात ये थी कि अपलोड करके बता देना है ताकि हमारा चिट पर नाम आ जाए। एंड मैंने और अपने भाई ने दोनों ने कर दिया काम। फिर बाद में हम जैसे सोच रहे थे कि तुम्हारी रील तो मैंने देखी थी, भाई ने कौन सी रील बनाई थी? भाई ने बनाई थी एक भले ही वो म्यूजिशियन है, उसने एक कॉमेडी रिलेटेबल वीडियो बनाई थी एक। एंड काफ़ी सही साबित हुई, आगे जाके बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अनाउंसमेंट के टाइम एक रैंडम ऑडियंस में से एक लड़की को उठाया कि आप चूज कर लो ताकि बायसनेस पता न लगे। ओके, सो एक उसने नाम उठाया। लाइक हम तो हैम्पर्स लेके अपने निकल रहे थे, क्योंकि मेरे को अपने आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं कुछ एक लकी ड्रॉ जीत भी सकता हूँ, कभी नहीं जीत सकता, ऐसे सोच के चलता हूँ। और है ना हैम्पर, मैंने सोचा यार चलते हैं, अब तो हैम्पर मिल गया है, जितना तो हमें है नहीं। उसने कहा यार चल अभी रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे को लेट भी हो रहा था, आपके पॉडकास्ट पे आना था। तो फिर बाद में कहा चलो बैठ जाते हैं, बैठ गए। फिर उसने बोला द नेम स्टार्ट्स विद H। मैंने कहा H? मेरा नाम तो A से स्टार्ट होता है। चल भाई अब चल, 1 सेकेंड, तेरा नाम तो हिमांशु है। ओके 1 सेकेंड वेट कर लेते हैं। तब भी ऐसा लगा कि यार हिमांशु H से तो कोई भी हो सकता है। एंड शी सेड द नेम एंड्स विद U। तब कुछ थोड़ा सीरियसनेस हो गई थी, एंड काफ़ी सीरियस से हो गए थे। मैंने अपना कैमरा चालू कर लिया था। हमारा नाम हिमांशु है, जीत सकते हो तुम। या मैंने अपना कैमरा चालू कर लिया था उस टाइम, जब उसने बोला कैमरा चालू है, द विनर इज हिमांशु। हम दोनों स्पीचलेस बैठे हैं। अभी भी डाउट है कि लास्ट नेम नहीं बोला है। मैंने अभी लग रहा है कि कोई और भी है क्या हिमांशु यहाँ पे। फिर गया, मैंने वीडियो चालू करी, एंड यकीन नहीं हुआ यार। मैंने कहा यार क्या सही था, मतलब कि जीता कोई छोटा मोटा भी नहीं, कोई टी-शर्ट नहीं जीती, सीधे 85,000 का कैमरा जीता है। कैनन का कैमरा जीत गया भाई। नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी, एंड ही वाज आल्सो स्पीचलेस। एंड मतलब जो डिसीजन था कि इस इवेंट में आना काफी सही साबित हुआ। और मतलब एक चीज ये सीखी कि यार अपॉर्चुनिटी का ना हमें बस इतनी सी दूर होती है, हमें बस उसको पकड़ना है। अब सुबह मैं ये एफर्ट ना करता कि यार मेरे को भी इवेंट में जाना है, तो नहीं होता ना, ऑफ कोर्स नहीं हो पाता। हाँ वही अपॉर्चुनिटी मिली, डाला, सही है, कोई नहीं। पॉडकास्ट के लिए लेट हो गए उसके लिए, बट 85,000 वर्थ इट है उसके लिए। कैमरा वैमरा मिला के शूट के लिए काम आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्ड इन्फ्लुएंसर? द वर्ड इन्फ्लुएंसर, और जो उसको जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वर्ड, अब जैसे स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया एक, तो तब था अपने आप ये वर्ड बने इन्फ्लुएंसर वगैरह, और अब जिस वे में इन्फ्लुएंसर वर्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए? ओके, इन्फ्लुएंसर का अगर बेसिक लेवल में मीनिंग देखे तो क्या होता है? इन्फ्लुएंस किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल देना, कुछ वैल्यू ऐड कर देना, राइट? तो जैसा आपने मतलब बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर ही होता है। इन्फ्लुएंसर कौन है? हमारे पापा भी इन्फ्लुएंसर है हमारे लिए, माँ भी इन्फ्लुएंसर है, एंड कोई अच्छा सक्सेसफुल इंसान भी एक इन्फ्लुएंसर, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है। बट
आज के ज़माने में, क्योंकि आपने वो पॉइंट रख दिया था, आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि फॉलोअर्स ही सब कुछ हैं। अगर किसी के 100 के हैं तो वो एक इन्फ्लुएंसर है ना, बट 100 के में वो कर क्या रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है क्या इन्फ्लुएंस, कर रहा है, मतलब वो नेगेटिवली भी तो इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। वो तो उसके कंटेंट पे है। हाँ, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाना या फिर इम्पैक्ट जाना ही नहीं, तो वो तो एक इन्फ्लुएंसिंग नहीं है। लेकिन लोग तो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं ना, तो गलत वे में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो बस हाँ। तो तुम्हारा कैसे आना हुआ, अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि इस डायरेक्शन में जाने का कैसे प्लान हुआ? ओके, सो मैं स्टार्टिंग से ही एक एकेडमिक स्टूडेंट रहा हूँ। इंजीनियर? हाय, अरे इतना टाइम लग गया भाई, मैंने भी कंप्लीट आई थॉट आप कुछ यहाँ पे नहीं फेस कर रहा हूँ इंजीनियर्स। ओके, फिर से कर लो यार। सो हाँ, स्टार्टिंग से ही एकेडमिक स्टूडेंट रहा हूँ, और भाई भी हमारे इंजीनियरिंग है, तो काफ़ी हमारा हो रहा है, क्या कहते हैं, वाइब हो रही है। ओके, सो स्टार्टिंग से एक एकेडमिक स्टूडेंट रहा हूँ, एंड हमारे इंडिया में क्या होता है, एकेडमिकली तुम अच्छे होते हो, 90 प्लस आ जाते हैं 10th क्लास में, तो क्या होता है, तुमने साइंस लेनी है ना, मोस्टली ऐसे ही होता है। और हम मिडिल क्लास से, बिंग एन मिडिल क्लास, हम यही सोचते हैं कि यार हम एक, हमारे लिए सिक्योर ऑप्शन क्या है ना। तो उस टाइम मेरे को लग रहा था यार इंजीनियरिंग एक चीज़ है, आईआईटी में जा सकते हैं एंड इजीली हमारी जॉब लग जाएगी, वो भी अंडर ग्रेजुएट में। वैसे में प्रोफेशनल मास्टर्स करनी पड़ती है तब जाके हमारे अच्छी कोई पैकेज लगता है। तो मैंने सोचा कि यार इंजीनियरिंग ही करते हैं, एकेडमिक्स में भी अच्छे, चलो ओके चलते हैं। फिर 11th क्लास में आए तो देखा कि यहाँ साइंस यार मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10th तक की मैथ साइंस अलग थी, अब इधर पीसीएम हो गई। अब तो मतलब कि दिन रात पढ़ना पड़ेगा। मतलब हम प्रोडिजी नहीं है, मतलब जो 10th तक लगता था कि 95 आ गए तो हम तो वही जीनियस हैं, तो बहुत आ गए। लेकिन 11th में उन्हीं बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, सारे 95 वाले बैठे हैं आसपास। अब उनके साथ कॉम्पीट करने में क्या हो रहा है कि भाई वो बंदा 10 घंटा पढ़ रहा है, वो भी कम है। अब अनटिल अनलेस तुम बहुत प्रोडिजी जीनियस नहीं हो, कोई 6 घंटे में निकाल लेता है। फिर पता चला कि यार काफ़ी मुश्किल है चीज़, इसमें लिटरली एफर्ट डालने पड़ेंगे। एंड डाल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, डाल रहा था, तब भी मैं पढ़ता था, सुबह शाम पढ़ता था। एंड फिर कोरोना आ गया था, एंड मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस छोड़ दी थी, छूट ही गई थी क्योंकि ऑनलाइन हो गया था। तो वो क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी तो तुमने बंद कर दी थी या अटेंड नहीं करते थे? बेसिकली चीज़ क्या हुई थी कि जो मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी, उसमें क्या हुआ था कि जो फैकल्टीज थी और वो इतना सपोर्ट कर नहीं रही थी। बेसिकली क्लास में ऐसे होता था कि बच्चे बैठे हैं एंड लिटरली अगर मैं कोई क्वेश्चन, मैं कोई खुद का सवाल मैंने पूछ लिया या फिर मेरे को कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो उन्होंने दे वर लाइक तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा, हाउ विल यू बी एबल टू क्रैक IIT, यू आर नॉट फॉर इट, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, जाओ जाके विड्रॉल ले लो, विड्रॉल फॉर्म भर लो। तो मतलब मैं ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड हूँ अपनी लाइफ में, इतना एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ, एंड व्हाई आर यू जस्ट डीमोटिवेटिंग, है ना। तो ये चीज़ मेरे को खाई जा रही थी उस टाइम। और ऊपर से चीज़ ये थी कि उस बैच के अंदर जो बच्चे ऑलरेडी 8th 9th क्लास से प्रिपेयर कर रहे हैं उसी कोचिंग में, वो मेरे साथ बैठे हैं और मैंने 11th क्लास से प्रिपेयर करा है। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन दिया, टीचर ने फॉर एग्जांपल, एंड मैं रीड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, रीड करते करते पीछे से आंसर आ रहा है, और इतना डीमोटिवेटिंग होती थी वो चीज़, क्या बताऊँ। फिर मैंने डिसाइड करा कि यार ये स्कूल जाना फिर कोचिंग जाना, और कोचिंग में मेरे को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो बस रिविजन करने के लिए आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा मेरा यहाँ पे। आई नो। बैठ जाओ सिट। ओके, तो फिर बाद में मैंने डिसाइड करा कि ओके मेरे को अब इसको छोड़ना है, इस कोचिंग में मेरे से नहीं होगी इससे प्रिपरेशन। मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पर फिजिक्स वाला है, अमन दत्तरवाल हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं फ्री में, और वो भी इतना सही पढ़ा रहे हैं, मैं तो इसको ही पढ़ के IIT क्रैक कर लूँगा, क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने ये डिसाइड करा और मैंने सब छोड़ दिया। फिर बाद में घर आके देखता हूँ तो बच्चा पढ़ने वाली चीज़ देखता है तो आसपास साइड में और भी वीडियोज आ रही होती हैं, तो हम देखते हैं कि अच्छा और भी वीडियोस हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग, IITians इनफैक्ट कुछ कंटेंट बना रहे हैं, मतलब एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहे हैं, अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर। तो कहीं ना कहीं 10th क्लास में मैं भी कहीं ना कहीं वीडियोस बनाता था, है ना। पर एकेडमिक्स मतलब मैं बनाता था, लाइक मैं एक्सप्लोरेशन मोड पे था उस टाइम। मेरे पास जो भी आ रहा था मैं उसकी वीडियो बना देता था। जैसे मैंने लैपटॉप लिया, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी। मेरा क्लास 10th का फेयरवेल हो रहा है, मैंने उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दी। तो मतलब ऐसे था कि वीडियोस बना देते हैं, बट एकेडमिक्स में इतना इन्वॉल्व होने के कारण उस चीज़ को इतना मैंने कंटिन्यू नहीं करा। तो उस टाइम मतलब कौन से इन्फ्लुएंसर था, किसको देख के तुम्हारी इंस्पिरेशन है कि यार मैं भी अमन दत्तरवाल।
अमन दत्तरवाल जो यूट्यूबर सर हैं एक, तो उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। वो किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं? वो फिजिक्स पढ़ाते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड वो NSUT से पास आउट है एंड नाउ लाइक ही इज रनिंग अपनी कक्षा। ओके। तो बहुत बड़ा बिजनेस है उनका अब। एंड उनका लाइक मैं उनकी वीडियोस देखता था और मैं इतना क्रेजी हो गया था उनकी वीडियोस देख के, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उनकी वीडियोस में। वो हर चीज़ सिखाते थे, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहता था कि हाँ मेरे को कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है उनकी वजह से। तो हाँ, फिर वो देखता था कि यार अमन दत्तरवाल भी तो वीडियो बना रहे हैं, IITians भी वीडियो बना रहे हैं। एंड जब वो अपनी इनकम रिवील कर रहे थे, मैं कह रहा मैं पीछे कैसे रहूँ? हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि IIT में क्यों जाना है भाई? हाँ, जब मैं अभी से वीडियो बना सकता हूँ तो मैं क्यों जाऊँ IIT में? एक स्टेप स्किप कर देता हूँ ना सीधा। सीधा वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ? एंड चलो भले ही फुद्दू सा डिसीजन था चलो, मतलब हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता। मैंने नहीं, स्टार्टिंग तो वैसी होती है ना, स्टार्टिंग में थोड़े ना अपन सीधे एकदम टॉप लेवल का कंटेंट बना सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने क्या करा कि मेरे पास कुछ टाइम कुछ अच्छा कैमरा नहीं था, स्टिल मैंने क्या करा कि थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाना चालू कर देते, और मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को देखता था एंड फिर यूट्यूब पर देखता रहता था, थोड़ी थोड़ी बनाता भी रहता था, पर ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या करा कि ऐसे उसको थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया वीडियोस बनाने में, ठीक है। जब मन करा तब बना दी। जैसे कॉलेज चालू हुआ, कॉलेज का फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे, उसका ब्लॉग बना के डाल दिया। ओके। कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है लाइफ में, वो बना के डाल दिया। कुछ ऐसे सीरियसनेस नहीं थी कि भाई कि आज काम करना ही करना है। महीने में 1-2 वीडियो गई, चली गई, बस वो मन के साथ मैंने हुआ तो डाल दी। फिर बाद में जब रील्स का ऑप्शन आया इंस्टाग्राम पर, तो नहीं, रील्स नहीं, उससे पहले एक्चुअली यूट्यूब पर मेरा ऐसा हुआ कि यार मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं अभी। मेरे पास क्या है, मैं तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और वो भी ढंग से नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि ये भी तो कंटेंट ही है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो भी तो बहुत सारी जनता फील कर रही होगी, फील कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि जो मैं फील कर रहा हूँ वही बता देता हूँ। मैं कैमरा चालू करा, मैंने बोला कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मेरे को फील नहीं हो रहा पढ़ने के लिए, मैं क्या करूँ, ठीक है। और मैंने डिसाइड करा कि मैं जेई फिर भी दूंगा और बिना पढ़े दूंगा, एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं डेली वीडियोस बनाता था। तो ये व्लॉग बना देते हैं, शॉर्ट्स बना देते हैं, किस में? व्लॉग बनाता था। और मैं मतलब ऐसे कर रहा हूँ, गाइज अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मन हो रहा है, चलो थोड़ा PYQ सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर बाद में क्या हुआ, मेरा फाइनल मैंने जो मेरा रिजल्ट आया, मेरी 74 परसेंटाइल आई थी, 2.4 लाख रैंक, जो कि मतलब बहुत ही बेकार है जेई मेंस में। हाँ, एंड देखो बेकार हम कह सकते हैं, रिलेटिव, हर चीज़ रिलेटिव होती है, हमने साइंस में पढ़ी है, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त थे, लिटरली बता रहा हूँ, वो जब जेई के लास्ट डेज में 1 महीने पहले कुत्तों की तरह पढ़ रहे थे, मतलब दिन रात पढ़े ही जा रहे थे, और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। और वो इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके बैठे हैं, कुछ करके बैठे हैं, और मैं क्या करके बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ हाउ टू क्रैक जेई विदाउट प्रिपरेशन, और कैसे मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी, एलिमिनेशन मेथड होता है ना, ये सब होता है, तो हम कैसे पास कर सकते हैं। जेई मेंस पता है, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, जेई मेंस तो मैंने भी क्लियर किया था। ओके। हाँ। कितनी परसेंटाइल आई थी आपकी? परसेंटेज नहीं आती थी यार उस वक्त, सीधे रैंक आती थी, क्योंकि मैंने 2014 के अंदर स्कूल 12th किया था। उसके बाद में वो किया था, तो मेरा भी ऐसे सीन था, क्योंकि जेई मेंस में उस वक्त ये होता था कि जेई मेंस के अंदर तो 11-12 का कोर्स आता है। मेरे 11-12 में केमिस्ट्री में 90 थी, फिजिक्स में 92, ऐसा है, तो मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो उसके बेसिस पे मैं चल गया जेई मेंस देने, तो वो क्रैक हो गई, मेंस क्लियर हो गया। रैंक वैंक बहुत अच्छी नहीं आई थी, नॉर्मल सी आई थी कि ये NIT मिल जाता कोई नीचे रैंक वाला, टॉप वाला नहीं। फिर मैं जाया चलो एडवांस दे ही देते हैं, तैयारी वारी नहीं थी, मेंस की भी नहीं थी। एडवांस गया, एडवांस का पेपर खोला, एक क्वेश्चन समझ, मतलब आंसर तो दूर, सब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या है, क्योंकि मेंस और एडवांस में था दिन रात का डिफरेंस आना, कि वो तो 11-12 और ये एकदम ही एडवांस जो पढ़ रहे हैं। तो हाँ, फिर मेरा क्या हुआ कि मतलब आपका तो क्रैक हो गया, चलो बढ़िया। आपको फिर कौन सा कॉलेज मिला? पता नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किए थे ना। ओके। हाँ, देखा भी नहीं था फिर मैं, क्योंकि कॉलेज करने में नहीं था ना उस वक्त, इसलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, लिटरली पढ़ रहे थे, तो उनकी परसेंटाइल आई 44 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, और मैं बिना पढ़ के देके आया हूँ 74 परसेंटाइल आई है मेरी। एंड वो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दिया था। एंड मैंने अटैम्प्ट कैसे करा कि भाई मेरे को अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में डाउट है ना, उसमें मैं सबसे पहले तो मैं वो एलिमिनेट करता था, जैसे ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, अब इन दोनों में से बचा है, अब जय श्री राम बोलिए लगा देता था।
तो मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और लकीली हाँ हाँ मेरे 74 परसेंटाइल आ गई और जेई मेंस यू कैन से कि मेरा क्रैक हो गया था। जेई एडवांस के लिए मैं क्वालिफाई हो गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो। हाँ हाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ क्या होती है डब्ल्यूएस कैटेगरीज होती है ना SC ST। अच्छा ईडब्ल्यूएस होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं। ठीक है उसके उसमें मैं क्रैक हो गया था हाँ हाँ जेई मेंस एंड लिटरली उस टाइम तो मेरा कॉन्फिडेंस ही बूस्टअप हो गया कि यार ये मतलब बिना पढ़े देख आया हूँ। और वो उसी चीज उस ऑफ कोर्स मैं वीडियो बना रहा था उसकी वीडियो बना दी गाइस बिना पढ़ के आया हूँ देखो मेरा रिजल्ट क्या है। और उस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ गए। मतलब व्लॉग पे या शॉर्ट्स पे? शॉर्ट ओके शॉर्ट में डाला था मैंने और 1 मिलियन देख के तो आंखें फटी रह गई थी। 1 मिलियन पहली बार देख रहा था एंड मेरा फिर स्टूडेंट का एक ऑडियंस बन गई थी क्योंकि इंटरेस्टेड लोग वो थे तो वैसी ऑडियंस बनी। फिर धीरे धीरे वैसे टाइप का कंटेंट डालने लगा मैं एंड ब्रांड्स भी आए एजुकेशन वाले जैसे फिजिक्स वाला अनअकैडमी ये सब के साथ मैंने कोलैबोरेट भी करा। फिर जब रील्स का ऑप्शन आया रील्स में जब मैं कॉलेज में चला गया था सेकेंड ईयर में तब मैं रिलेटेबल कंटेंट बनाने लग गया था। तो फिर चल रहा है फिर सब। काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर था ये इन्फ्लुएंसर बनने के लिए 11th 12th करी साइंस लिया जेई मेंस क्रैक करी उधर से मतलब एक बेसिकली जेई मेंस वाली रील वायरल हुई 1 मिलियन है उससे तुम्हें जोश आया कि भाई मेहनत करते हैं इधर एक बार। हाँ वही होता है ना एक पुश मिल जाता है ना कि इतने टाइम से कर रहे हैं एक स्पाइक कर गया। तो जो तुम अभी जिस कॉलेज में हो उसका एडमिशन क्या कैसे हुआ था? मेरा एडमिशन बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हुआ था। क्यों? क्योंकि जब मेरी काउंसलिंग चल रही थी तो ऑफ कोर्स मेरे को NIT NSUT DTU से मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मेरा वहाँ पे एडमिशन हो जाए। वहाँ पर मेरे को DTU में बायोटेक मिली थी सबसे लोएस्ट ब्रांच जो मेरे को लेनी नहीं थी एंड मैं IPA काउंसलिंग कर रहा था तो IPA काउंसलिंग में कुछ BT हो गई थी मेरे को कुछ चीज़ें पता नहीं थी तो उसके चक्कर में मेरे को काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया था। तो फिर मैं बस यही फिगर आउट कर रहा था कि अब मैं करूँ क्या। तो करूँ क्या मैं बस देख रहा था। फिर बाद में एकदम से मेरा दोस्त एडमिशन लेने चला जाता है डायरेक्ट एडमिशन गाजियाबाद के एक कॉलेज में ABS इंजीनियरिंग कॉलेज एंड उसका मेरे पास कॉल आता है कि मेरा एडमिशन हो गया है तू भी आ जा तू भी ले ले तेरे को मिल जाएगी CS ब्रांच तेरे परसेंटाइल पर। और मैं उस टाइम लिटरली सो के उठा था। मैंने कहा कैसी बातें कर रहा है यार अभी आ जाऊँ? उसने कहा हाँ अभी आ जा फीस सब लेकर आई हो। मैंने कहा ठीक है भाई और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास IPA काउंसलिंग से हट चुका हूँ और ABS EC और वहाँ पे CS मिल रही है तो और क्या हो सकता है बढ़िया चीज़। ठीक है भाई ले लेते हैं। फिर मैं गया ऑन द स्पॉट सारा एडमिशन प्रोसेस हुआ ख़त्म और नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था। सही है। तो फिर अभी कैसी चल रही है कॉलेज लाइफ? इंजीनियरिंग क्योंकि इंजीनियर हवा बनी रखी है इंजीनियरिंग लाइफस्टाइल इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर कितने वेले होते हैं ये होते हैं। ऐसे मत बोलना कि कोई हेट नहीं करे क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियरिंग कर रखा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ सब कुछ। तो कैसी चल रही है कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरा जो कॉलेज है ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है उसमें। जैसे कि पहली बात तो यूनिफॉर्म है उसके अंदर। ओके यूनिफॉर्म मतलब सबसे क्योंकि स्कूल में सबसे पहला सबका यही होता है यार कॉलेज जाएंगे फील कुछ भी पहनेंगे। फील ही नहीं हुआ मेरे को कि मैं स्टूडेंट से कॉलेज लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर गया। मेरे को लिटरली फील भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो कॉलेज है उसमें यूनिफॉर्म है और ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और क्या रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस लड़कियों से बात नहीं करने देते? नहीं ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली आप कह सकते हो फेस्ट होता है ना तो सिंगर का स्टेज होता है और आगे सब क्राउड होता है और हमारे लड़का और लड़के के बीच में एक बैरियर होता है। लड़कियां इधर लड़के इधर जैसे स्कूल में बचपन में बैठा देते लड़के इस रो में लड़कियां इस रो में। हाँ तो और फिर बाद में कह सकते हो कि एक अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। और फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती थी कि अगर तुम्हारा बच्चा आया नहीं कॉलेज छुट्टी मार ली घर पे फ़ोन कर देंगे। अच्छा कॉलेज क्यों नहीं आया? नंबर कम आ गए फ़ोन कर पे इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं इस पर ध्यान दो। मतलब फील नहीं हो रहा था कि स्टूडेंट से उसमें आ गया। फिर सेकेंड ईयर में जैसे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम हुई कह सकते हो एंड धीरे धीरे चल ही रहा है। फिर कंटेंट में मेरा पूरा ध्यान रहता है। तुम सेकंड ईयर में हो अभी मैं सेकंड ईयर खत्म हो चुका है थर्ड ईयर में एंटर हो चुका हूँ। किसी की रैगिंग वगैरह ली या तुम्हारी रैगिंग ली गई? रैगिंग नहीं ली गई क्योंकि रैगिंग बेसिकली हॉस्टल में ज़्यादा होता है। मैं हॉस्टल में लिया नहीं था। मेरा डे स्कॉलर था। मैं कॉलेज खत्म होता ही घर निकल जाता हूँ। घर इतना दूर है 1 घंटे का सफ़र है फटाफट जल्दी निकलना पड़ेगा। ओके सो और बेसिकली मैं एक चीज़ बताना भूल गया। फर्स्ट ईयर में क्या करता था कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था। स्टार्टिंग से मन में थॉट था कि यार इंडिपेंडेंट रहना है घर से मतलब पापा से पैसे मांगने का मन ही नहीं करता था है ना। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं ना जो भी मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है जो मेरे फालतू के एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं घर वालों से नहीं मांगूंगा।
ओके तो मैं क्योंकि मैंने 12th क्लियर कर लिया तो क्यों ना मैं कुछ करूँ। फिर मैं उस टाइम सोच रहा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे कोई स्किल नहीं है, मैं अभी तक सिर्फ पढ़ाई करी है मैंने। एक ही ऑप्शन था, मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ, अब मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, पढ़ाना स्टार्ट किया, 1 2 3 कुछ बच्चे आए, फिर वहाँ से जो मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। फिर मैंने, क्योंकि मेरा कंटेंट बनाने में स्टार्टिंग से था डिज़ायर, तो फिर जो मेरी अर्निंग हुई उससे मैंने एक आईफोन ले लिया अपने लिए, ठीक है। फिर जो आईफोन 13 लिया था, क्या बात, सीधे 13 ना, 13 ले लिया। अच्छी कमाई हो रही थी मतलब। काफ़ी टाइम लगा था मुझे यार, लिटरली बता रहा हूँ। वो कुछ ब्रांड डील्स भी इंक्लूड हुई थी इसमें, क्योंकि अब यूट्यूब पर मेरा स्टूडेंट बेस बन गया था। ओके ठीक है। ब्रांड्स आ गए थे, तो फिर बाद में रील्स का ऑप्शन आ गया था। हाँ तो रील पहले मतलब मेरे हिसाब से रील शॉर्ट्स पहले आए थे रील से पहले। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से रील्स आई थी मैं यार। बताता हूँ। हाँ मेरा जो अकाउंट है ना, हाँ उसमें बड़ा ग्लिच होता है। बाकी सबके पास रील्स का ऑप्शन आ गया था, मेरे पास नहीं आया लेट था। आया था। मैं लिटरली सफ़र कर रहा था कि यार सब लोग रील्स बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, और मैं नहीं कर पा रहा। मैं रील्स देख भी नहीं पा रहा हूँ, हाँ ना मैं बना पा रहा हूँ। हाँ अब मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ बैठे बैठे, मैं रिपोर्ट करे जा रहा हूँ दिन भर कि मेरा रील्स मेरे तो डाल दो रील्स। नहीं आ रहा। फिर एकदम से फिर आया, फिर मैंने सोचा कि यार रील्स पे तो यार क्वालिटी वीडियोज चल रही हैं, है ना। फिर मैंने सोचा कि आईफोन लेना ही पड़ेगा। आईफोन लिया, फिर यू वॉन्ट बिलीव, उस आईफोन से मैंने जो पहली रील बनाई है, वो रील मेरी 16 मिलियन चली गई थी। उफ, क्या था भाई ऐसा हमारे 16 मिलियन हमारे किसी रील पे व्यूज आ जाए ना, तो मतलब उतने ऑर्डर्स फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे हम। वही क्या था उसमें? उसमें बेसिकली मैंने एक बहुत ही रिलेटेबल चीज़ दिखाई थी। क्या? मैंने वही दिखाया था जो मेरे साथ हो रहा था कॉलेज में। क्या हो रहा था कि मेरा कॉलेज बहुत दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, एंड आई जस्ट रेगुलरली डू अप डाउन, ठीक है। तो मैं मेट्रो पकड़ता हूँ, मेट्रो के बाद मैं ऑटो पकड़ता हूँ। तो मैं मेट्रो में बैठा रहता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार ऐसे शॉट ले ले, तो उसने शॉट ले लिया ऐसे ही। मैं ऐसे परेशान से ऐसे पीछे होके बैठा था, एंड जो मेरे अंदर आ रही थी चीज़ें वही मैंने लिख दी कि ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर्स डेली जस्ट फॉर अटेंडेंस। मैंने ये चीज़ लिख दी, एंड मैं जब जा रहा था ना मेट्रो में, तभी मैंने अपलोड कर दी थी। और क्लास में बैठा हूँ, लेक्चर चल रहा है। ये फर्स्ट रील थी तुम्हारी? पहली रील थी मेरी उस फ़ोन से। अच्छा। उससे पहले मैंने अपने जो मेरे पास मेरे भाई के पास फ़ोन था, आईफोन 11, उससे मैंने बना रखी थी। लेकिन मैं उसका रिस्ट्रिक्शन ये था कि मैं सिर्फ घर में ही शूट कर पा रहा था, बाहर शूट नहीं कर रहा, क्योंकि भाई का फ़ोन है। और मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो उस पर वैसी रीच नहीं आ रही थी। एंड क्लास में बैठा हूँ, एंड उस वीडियो पे 18,000 व्यूज़ आ चुके हैं 15 मिनट में। मैंने कहा 18,000 15 मिनट में कैसे आ चुके हैं। फिर लेक्चर खत्म हुआ, उस पर 1 लाख व्यूज़ हो गए। फिर ऐसे करते करते वो दिन ब दिन मिलियन बढ़ते जा रहे थे उसमें। और उससे फिर मेरे ऑडियंस और हुई। फिर मेरे 1.5 महीने के अंदर अंदर 50,000 फॉलोअर्स हो चुके थे। उस रील से नहीं कह रहा, उसके बाद मैंने और रील्स बनाई थी जो काफ़ी वायरल हुई थी, 10 मिलियन 15 मिलियन और भी गए थे। फिर मैं कभी रुका नहीं। फिर मैंने एक चीज़ देख ली थी कि भाई कंसिस्टेंसी, मैंने हमेशा इनकंसिस्टेंट रहा हूँ हर चीज़ में, लेकिन मेरे को इस चीज़ में इनकंसिस्टेंट नहीं रहना। अब मेरे को कंसिस्टेंसी ही पकड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कंसिस्टेंसी इसकी, हाँ कुछ भी हो जाए, मेरे दिन की रील जानी है। अच्छा। मैं लिटरली उस फेज में 3 से 4 रील्स डेली पोस्ट कर रहा था। डेली मैं शूट करता था कॉलेज में, डेली घर पे आके अपलोड करता था। एक सुबह, एक शाम को, एक रात को, 3 रील्स मेरी जाती थी। एंड सही है। तो मतलब बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, जो फ्रेंड सर्कल होता है कॉलेज के अंदर, क्योंकि सबके पास तो फॉलोअर्स नहीं है, तो वैसा वो उठना बैठना कैसा है? काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि लोगों को लगता है कि मतलब ये बहुत बड़ा बन चुका है ना। मतलब मेरे को उसी नज़रों से देखते हैं जो दोस्त होते हैं आसपास, वो भी, या फिर रैंडम? दोस्त नहीं, दोस्त तो उनको पता है क्या है एज अ पर्सन, कि डाउन टू अर्थ है। एंड मतलब वायरल होने से पहले भी मेरे साथ थे ना, तो दे नो, ठीक है। तो वो मेरे को वैसे ट्रीट नहीं करते। लेकिन कोई बच्चे हैं, इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेरी रील्स देखते हैं एंड दे सी कि अच्छा ही इज इन दिस कॉलेज, हमें भी इसी एडमिशन लेना है इसी कॉलेज। अच्छा। एंड वही मेरे को कॉलेज वालों इधर कमीशन भेज देना, कितने एडमिशन आए होंगे इसके थ्रू। वही फिर वो आते हैं कॉलेज में, मेरे दिख जाता हूँ, भैया फोटो लेने जाते हैं मेरे साथ। फिर बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से आया हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने एक लिटरली डेडिकेटेड एक स्टोरी डाली कि भैया प्लीज मेरी वजह से कॉलेज में मत आओ, इतना बढ़िया नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ आपके साथ, बाद में मेरे को गालियाँ मत देना, जॉब प्लेसमेंट नहीं लगी तो मेरे पास मत आना। हाँ, मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर रहा कैसा कॉलेज है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अपनी रिसर्च करके आओ, ठीक है। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं कुछ बोलना सही भी नहीं है। तो जैसे कि सबको पता है, इंजीनियरिंग
कॉलेजेस और लड़कियों का रिलेशन वैसे ही कम होती है, हाँ ना के बराबर ही मान लो, तो हैविंग फॉलोअर्स वगैरह कुछ हेल्प करता है? जो बची कुची लड़कियां हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है फॉलोअर्स होने से? आई वुड से कि पड़ता है, पड़ता है। कोर्स पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को क्या पसंद है, वो लड़के जो कुछ कर रहे हैं जिंदगी में एंड मतलब एम्बिशियस है अपनी लाइफ में एंड वो देखते हैं कि यार ये बंदा रेगुलरली काम कर रहा है एंड ही हैज समथिंग, है ना, तो ऑफ कोर्स वो रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स अगर आप उनको मैसेज करोगे तो वो ज़्यादा 90% चांस है कि उनका रिप्लाई आ जाएगा एंड ज़्यादातर तो वही पहले कर देती है। हाँ, लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, क्या नाम है कॉलेज का? कॉलेज का क्या नाम है? हाँ, चलो रहने दो कोई। अब तो बोल चुका हूँ पहले भी, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ हाँ, उधर की लड़कियां कितनी कर रहे हो मैसेज? मतलब मेरा तो ऐसा बोलूँगा कि मेरा कुछ ऐसा सच है नहीं, मेरा बस लड़कियों से इतना रिश्ता है कि मेरी एक रील में मेरे को अगर एक फीमेल एक्ट्रेस की ज़रूरत है तो मैं किसी को पूछता हूँ, कोई मना नहीं करती, वो आ जाती है मेरी रील में। उस मतलब रील फिर एंड हुई ना, फिर हमारा कोई वो नहीं रहता, बस काम की बात होती है, फिर नहीं होती, क्योंकि अभी मेरे को बस अपने करियर पे ध्यान देना है बेसिकली, और मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है। ओफ, ब्रेकअप हो गया था क्या? धोखा होगा मिल गया था क्या? हाँ, एक रिलेशनशिप रही है मेरी। कोई इंस्टेंस शेयर करना है या कोई किस्सा बताओ। तो 9th क्लास में उफ, स्टार्ट हुआ था। 9th क्लास का किस्सा है भाई? 9th क्लास में, स्कूल लाइफ, स्कूल वाला प्यार। हाँ, तो 9th क्लास से चल रहा था एंड थिंग्स वर गोइंग वेरी वेल। स्टार्टिंग में तो बटरफ्लाइज आती हैं स्टमक में कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, सब सॉर्टेड, आप तो शादी वादी यही है और तो कुछ नहीं। स्कूल में तो होता ही है। हाँ वही, फिर 10th क्लास के बाद स्ट्रीम से आती है, मैंने साइंस ले ली थी, उसने कॉमर्स ले ली थी एंड स्कूल्स भी चेंज हो गए। फिर बाद में मैंने इंजीनियरिंग ले ली, वो अपनी BCom कर रही थी। फिर दिक्कत ये भी थी कि अब मेरा ना कोएड था, लड़का लड़की दोनों, एंड उसका स्कूल था सिर्फ गर्ल्स। ओके, 10th के बाद चेंज हो गया था, तो लड़कियों में इनसिक्योरिटी आती थी कि यार तो कोएड में है तो लड़कियां पटाएगा वहाँ जाके। लेकिन ऐसा था नहीं कुछ, एंड फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं, एंड ओवर द 5 years 5 साल तक हम साथ रहे थे, 9, 10, 11, 12 और फर्स्ट ईयर भी साथ रहे थे। फिर शादी होते होते रह गई। तो हाँ, मतलब फिर चीज़ें सही नहीं रही, मतलब अपने आप ही, मतलब नेचुरली चीज़ें हमें फील होने लग जाती हैं कि यार नहीं है, अब वो वाइब नहीं रही, अब नहीं हो सकती चीज़ें। अब बड़ा ही स्मूथ सा ब्रेकअप हुआ था, लाइक कोई परेशान नहीं हुआ इतना। हाँ, कुछ भी बैड टर्म्स में नहीं हुआ, मतलब कोई बैड टर्म्स में नहीं हुआ, एंड वी वर फोकस्ड ऑन आवर करियर। उसका पता था कि आई एम डूइंग समथिंग, मेरा कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, मेरी इंजीनियरिंग चल रही है, एंड वो भी काफ़ी एम्बिशियस लड़की थी, तो वो अपना फोकस कर रही थी चीज़ों पे, मैं अपना फोकस कर रहा था, एंड हमने स्मूथली काफ़ी डिटैच हो गए हम, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। एंड हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि उसकी कुछ गलती थी या मेरी गलती थी, अभी मैं कह रहा हूँ दोनों ही गलतियाँ भी थी, कुछ भी था, बस स्मूथली हो गया, एंड हम दोनों अभी खुश हैं, बस वही मैटर करता है। तो इस ब्रेकअप पे कितने रील्स बनाए इससे रिलेटेबल? मैं नहीं, ऐसा सीरियसली कुछ नहीं बनाया, मैं मतलब बस मैं तो कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, तो भले ही मैंने तो इस ब्रेकअप से इंस्पिरेशन लेके आप कह सकते हो कि मेरा जब ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप के बाद ही मैंने आईफोन लिया था और रील्स मेरी वायरल हुई थी, एंड सब तो यही बोल रहे थे कि यार तेरा तो वो वाला सीन हो रखा है, ठोकर आके मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो मैंने फिर यही चीज़ रियलाइज़ करी थी कि यार व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आपको टाइम देना ही होता है, भले ही आपने टाइम फिक्स कर लिया कि यार हम 1 घंटे ही बात करेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके है ना वो इंसान, 24/7 आप सोच तो रही हो ना, अच्छा उसका मैसेज आया होगा, चेक कर लेता हूँ, आपने रिप्लाई नहीं करा तो कर दो क्या रिप्लाई, मतलब यही चल रहा होता है ना दिमाग में, अच्छा उठ गई हो क्या, उठ गई होगी क्या, वो गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, गुड नाइट, हाँ क्या कर रही तुम्हारा अच्छा तुम्हारा एंड्रयू टेट पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फिर? क्या एंड्रयू टेट पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने ऐसे ज़्यादा उसकी वीडियोस देखी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ सही से, सही बताऊँ तो मैं, चलो ठीक है, इस पर बात नहीं करनी। हाँ, तो सही है, ब्रेकअप पे काफ़ी बने, तो अभी तुम्हारा प्राइमरी फोकस है कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, किस पे ज़्यादा फोकस्ड हो तुम? इंस्टाग्राम। तो आजकल किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा वायरल हो रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंगली? और कोई भी अप एंड कमिंग क्रिएटर हो जो स्टार्ट कर रहा हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर किसी की वायरल नहीं होती है, ऐसे 15 मिलियन नहीं आते, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे? और तुम्हारी ओपिनियन में किस टाइप का कंटेंट आजकल ज़्यादा वायरल हो रहा है?
तो पहले बात तो मैं ये बोलूँगा कि यार रुकना नहीं है, ठीक है। आप स्टार्ट कर देना आपने तो आपको बस करते ही जाना है काम। आपको नंबर्स नहीं देखने, ठीक है। आपको ये सोचना है कि आपको वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। मेरे साथ लिटरली ऐसा होता है कि मैं कुछ मज़े मेरा मूड एकदम बढ़िया है ना, बढ़िया एनर्जी निकल रही है अपने आप नेचुरली, मैंने कोई रील बना दी वो लिटरली हिट कर जाती है इजीली, बढ़िया। अगर मैं किसी में ऐसे मतलब ज़बरदस्ती कोई रील बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, एंड मज़े नहीं आ रहे उसमें, तो वो रील नहीं जाती आगे, ठीक है। तो मतलब आपको अब इस प्रोसेस से ही प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। वो वीडियोस बनाने में ही, वो थॉट प्रोसेस में ही, उससे ही प्यार करना पड़ेगा। एंड बस करते रहना है काम। एंड बात ये है कि करते रहो। स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक्स करने के लिए रेडी रहो, मिस्टेक्स करो, ठीक है। नहीं आएंगे व्यूज़, नहीं आने वाले व्यूज़ स्टार्टिंग में। करते रहो। बस एक टाइम ऐसा आएगा, एक रील लोगों को इतनी भा जाएगी आपकी, और वो कनेक्ट ऐसा करेंगे कि बस फट जाएगी वो रील, बढ़िया। फिर उससे तुम्हारी ऑडियंस आएगी, और बाकी जो तुमने पहले वीडियोस बना रखी हैं उस पर रीच आ जाएंगे अपने आप ऑलरेडी, और वो फिर ग्रोथ तुम्हारी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और किस टाइप का कंटेंट तुम्हारे अकॉर्डिंगली आजकल ज़्यादा पुश हो रहा है, ज़्यादा वायरल हो रहा है? देखो वैसे तो अपनी अपनी नीश है, सारे अपने नीश में बढ़िया ही कर रहे हैं, है ना। एंड बाकी मेरा तो एंटरटेनमेंट है, तो मैं तो बोलूँगा एंटरटेनमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है एज अ व्यूज़ बोलूँ तो। वैसे ब्रांड्स में मैं बोलूँगा तो फाइनेंस क्रिएटर ज़्यादा कमा रहे हैं फाइनेंस क्रिएटर्स, और उनके पास ब्रांड ज़्यादा आते हैं। एंड आप इफ़ यू गो टू लाइफ स्टाइल के लोगों के पास, उनके पास जैसे ट्रैवल के कोलैब इजीली मिल जाते हैं उनको। एंड कॉमेडियंस को तो हर टाइप के मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं है टारगेटिंग, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो कोई भी देख लेता है ना, एक बुढ़ा इंसान भी देख लेगा, बच्चे से बच्चा देख लेगा, मिडिल वाला भी देख लेगा, तो एक पर्टिकुलर नीश नहीं है। तो ब्रांड मिलते हैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कंपैरेटिवली टू फाइनेंस क्रिएटर्स और लाइफस्टाइल क्रिएटर्स और भी जो क्रिएटर्स हैं उनसे कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब, अगर तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पिक करना हो टू पोस्ट योर कंटेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कौन सा पिक करोगे? क्योंकि मेरे को रिजल्ट्स इंस्टाग्राम ने दिए, तो मैं इंस्टाग्राम से धोखा नहीं कर सकता, तो आई विल चूज इंस्टाग्राम। हाँ, और लेकिन व्लॉग्स वगैरह और ये सब बनाने हो तो मिनी ब्लॉग बनाऊंगा ना मैं इंस्टाग्राम पर। पूरा व्लॉग बनाना हो तो उस केस में मैं उनको पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो इंस्टाग्राम एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। वो तो है ही। इंस्टाग्राम ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं तुम्हारा कंटेंट काफ़ी देख रहा था, है ना। मतलब अपन तो काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं अभी रिसेंटली की हो। तो मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, और जो तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे उनको भी पूछना होगा कि जो तुम कंटेंट डालते हो उन पे जो लिखा हुआ होता है वो तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर तुम रिसर्च करते हो यार ये रिलेटेबल है, ऐसा बनाता हूँ कुछ? देखो अगर कॉपी करके करता, नहीं कॉपी नहीं, इंस्पिरेशन। मैं बताता हूँ, 70 to 80% मेरा खुद का होता है। बाकी अगर मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो उस केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आज रील नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। और ना ऑडियंस वेट करती है कंटेंट के लिए। तो अगर तुमने ज़्यादा टाइम तक रील नहीं डालोगे तो वहाँ तुम्हें रीच डाउन हो जाने वाली है। तो उस चीज़ को मैं नहीं होने देता, तो मैं उस टाइम रिसर्च करता हूँ एंड मीम्स देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा। एंड उसी दौरान रील स्क्रॉल करते करते कोई आइडिया आ गया तो ठीक, अदरवाइज मैं रिसर्च करता हूँ एंड देखता हूँ कि कोई मीम है उसको फिर मैं ट्वीक कैसे कर सकता हूँ। ट्वीक इन द सेंस कि एग्जैक्ट वही नहीं लिखना मेरे को, उससे रिलेटेड मैं कुछ और मीम बना सकता हूँ, या फिर इसी को कुछ ट्वीक करके बता सकता हूँ ऑडियंस को अपने स्टाइल में। तो ये रहता है। तो टेक अस थ्रू कोई भी एक रील, मतलब हाउ डू यू प्लान इट, हाउ डू यू एग्जीक्यूट इट? तुम्हारे मोस्टली भीड़ में होती है तो कोई देख रहा है, ऑकवर्ड नहीं लगता? स्टार्टिंग में लगता होगा, तो टेक अस थ्रू योर कोई भी एक रील बनाने का प्रोसेस। बनाने का प्रोसेस यही है कि पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरे को पहले क्लिप चाहिए होती थी, क्योंकि मेरा मेन बेस POV है। मेरे को एक कुछ सेंटेंस लिखना है जो कि इतना रिलेटेबल हो और उसके साथ सिंग कर रहा हो वीडियो के साथ, और म्यूजिक जो उसके साथ सिंग कर रहा हो, ताकि जो देखने वाला है उसको रिलेटेबल लगे वो एंड वो शेयर करे, है ना। तो पहले मेरा यही सीन रहता था कि मेरे को क्लिप लेनी है, कैसे ना कैसे क्लिप लेनी है, इस वाइब में लेनी है। मेरे पास क्लिप आ चुकी है, अब नेक्स्ट फेज है कि मेरे को इस पर लिखना क्या है, वो मैं सोचूंगा या फिर रिसर्च करूंगा एंड देन मेरा टारगेट होगा म्यूजिक फाइंड करना, ठीक है। तो ऐसे मेरा रहता है। एंड अब क्योंकि अब मेरे को ज़्यादा ऑडियंस को रीच करना है, क्योंकि जो POV रील्स हैं, तुम एक क्लिप ले ली एंड POV लिख दिया, उसकी लिमिटेड ऑडियंस है, ऑडियंस और भी देखना चाहती है। पर्सनल ब्रांड है ना हमारे, पर्सनल ब्रांड है, अनीस दादी इज अ पर्सनल ब्रांड, है ना।
तो उसमें लोग अब क्या है कि 75,000 फॉलोअर्स तुमसे जुड़े हुए हैं, तुम्हें और भी देखना चाहते हैं ना क्या क्या करते हुए। वो चाहते हैं कि तुम है ना यार कल एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाओ, एक अच्छा एक स्केच बनाओ, स्केच हो, एक वीडियो में कुछ स्टोरी हो, है ना। तो अब धीरे धीरे उस पर वर्क कर रहा हूँ। एंड अब स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, लेक्चर चल रहा होता है, एंड आई एम लाइक राइटिंग स्क्रिप्ट्स। टिपिकल इंजीनियर। हाँ, तब धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, है ना। अब वो बस उस चीज़ में नहीं है कि बस वो बनाना है, अब वो बेसिकली कंटेंट में थोड़ा एडवांस ले जाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं अभी। तो स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड एडिटिंग भी थोड़ी हाई लेवल करते हैं, ट्राई करते हैं करने का। हाई लेवल कैसे? बेसिकली हायर कर रखा है वीडियो एडिटर, वो कर देता है। बिग इन्फ्लुएंसर थिंग्स। सही है, सही है। तो फेम इज़ एक्सेसिबल हर किसी को आजकल, इसी वजह से जिस नज़रिए से पहले शाहरुख खान, सलमान खान और वो सब थे स्टार्स ऑफ बॉलीवुड, अभी वालों को अपन उस नज़रिए पे उस नहीं देख पा रहे उनको, है ना, कि जो भी अप एंड कमिंग बॉलीवुड स्टार्स हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग भी सुपरस्टार्स बन रहे हैं सोशल मीडिया के लिए। तो उसके लिए तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत सही चीज़ है। अभी जैसे एलविश यादव बिग बॉस विनर, बिग बॉस सिस्टम क्या क्या। अच्छा, मेरे को पूछना था क्योंकि मतलब मैं कंटेंट देखता हूँ बट इतना नहीं देखता हूँ, जैसे स्क्रॉल रील कर ली ये सब, तो मतलब थोड़ा सा बताना है एलविश यादव क्या भाई है क्या, जो उसने मतलब सिस्टम वगैरह पूरा आके बिग बॉस जीत दिया, पूरा हिला दिया। देखो, और तुम्हें पसंद है एलविश यादव? यस, ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में क्योंकि देखो एलविश यादव ने काफ़ी मेहनत करी है एंड मिडिल क्लास से था। तो इतना फेम कमाना ईजी नहीं होता, है ना। किसी के लिए ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है, बंदे ने कुछ करा ही है तभी इतना आ गया है। तो ऑफ कोर्स उसके सक्सेस के लिए जो उसने मेहनत करी है उसके लिए आई लव हिम। तो यही था कि अब उसका जो एक इसने एक एग्जांपल सेट करा बिग बॉस जीत कर, कि यार एक यूट्यूबर जो होता है एक बस छोटा मोटा नहीं होता, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है आज के डेट में। एक्टर्स से कॉम्पीट करके वो एक यूट्यूबर जीता है ना। तो पावर दिखा दी उसने यूट्यूब की। एंड बाकी यूट्यूबर्स जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स है उनके अंदर भी जोश आया कि यार यूट्यूब करना है भाई, करना है, मेहनत करनी है। मतलब इस फील्ड में मतलब बॉलीवुड में जाना भी ईजी हो जाता है, तुम विजिबल हो ना, हर कोई तुम्हें देख सकता है और तुम्हारी एक्टिंग देख सकता है, वर्चुअली सब कुछ देख रहा है। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुल चुके हैं ना। तो ये कहूँगा कि हाँ, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी खुल जाती है फेम मिलने के बाद में। और यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो गया, तो बॉलीवुड इज़ नॉट द एंड गोल। मतलब तुम खुद ही अपनी पर्सनल ब्रांड करके बिजनेसेस भी बना सकते हो, खुद प्रोड्यूस कर सकते हो मूवीज, खुद प्रोड्यूस कर सकते हो मूवीज़। हाँ, भुवन बाम, काफ़ी लोग हैं। और पर्सनल ब्रांड्स पे ग्रो कर सकते हो, जो कि आजकल नहीं यूएसए में, पहले अब इंडिया में भी फॉलो हो रहा है वो, कि यूएसए में काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए थे, जैसे लोगन पॉल हो गया, पॉल ब्रदर्स, KSI वगैरह, सब। तो अब वो पर्सनल बिजनेसेस बना रहे हैं। मिस्टर बीस ने बीस बर्गर बनाया, चॉकलेट्स बनाई, ये डेट प्राइम बना रहे हैं। तो अब इंडियन बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो भी फॉलो कर रहे हैं कि अपने भी नॉट जस्ट मतलब कंटेंट तक ही नहीं रहो, उसके अलावा यूज़ योर ऑडियंस टू बिल्ड बिजनेसेस एज वेल। तुम सोचो कोई लॉन्ग टर्म में कोई किसी फील्ड में घुसने के लिए, क्योंकि कंटेंट एक एज तक ही बना सकते हो, मतलब नॉट लाइफ टाइम यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन दैट कंटेंट मनी। एक बिजनेस बनाओगे तो बेटर रहेगा। ऑलरेडी मैंने शायद आपको फ़ोन में बताया हुआ था कि हम स्टार्टअप का स्टार्टअप तो बताओ उसके बारे में थोड़ा। स्टार्ट किया था हमने, उसी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो बेसिकली हमारा स्टार्टअप है KYC नो ईयर कॉलेजेस। प्रमोशन कर देता हूँ। हाँ, अच्छे से। तो हम क्या करते हैं कि यार हमने एक चीज़ फील करी कि यार जो हमारे कॉलेज एडमिशन्स हो रहे थे तो क्या क्या दिक्कतें आई थी हमको। हमें दिक्कत आ रही थी कि यार हमें पता ही नहीं है कि कैसे जाएं, अब क्या प्रोसीजर है। हम रैंक तो लेकर आ गए, अब कैसे जाएं कॉलेज में, और कौन से कॉलेज को चॉइस फीलिंग में ऊपर रखना है, कौन से नीचे रखना है, हमें पता ही नहीं है। और कौन सा कॉलेज एक्चुअली में अच्छा है हमें ये नहीं पता। हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं हाउ इज़ दिस कॉलेज, बट क्या सीरियसली वो जो रिव्यू है वो सही है, हमें नहीं पता। क्या पता वो पेड हो, कोई रैंडम बंदा लिख के चला गया, हमें थोड़ी पता वो सही है। तो हमने इसी चीज़ पे वर्क करा एंड सोचा कि यार एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो बच्चा उसने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद उसको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की हो। तो वही काम हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो भी रैंक आई है उसकी चॉइस फिलिंग उसके हिसाब से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे, उसकी चॉइस फिलिंग करेंगे, जो उसको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो बताएंगे उसको। एंड फिर बाद में अगर वो उसको चाहिए कि यार मेरे को इस कॉलेज में जाना है या फिर इस कॉलेज में जाना है या फिर इसमें जाना है, उसको तीनों कॉलेज के रिव्यूज़ पता होने चाहिए। अगर उसके पास 3 ऑप्शन है तो उसके रिव्यूज़ उसको कहाँ से मिलेंगे? ऑनलाइन मिलेंगे, जो इतना ट्रस्ट इजीली नहीं कर पाते। इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम उस जिस कॉलेज में जो बच्चा पढ़ रहा है
सेकंड या थर्ड ईयर में, क्यों ना हम उसको ही पूछ लें कि भाई वो कैसा जेन्युइन कॉलेज है रिव्यू हमारा? बताएगा। वो जेन्युइन रिव्यू बताएगा और लाइव बताएगा। हम क्या करेंगे, उस जो बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया है हमारा, उसकी चॉइस फिलिंग करेंगे ही करेंगे, एंड उसको रीडायरेक्ट कर देंगे, उसकी जूम कॉल जो भी होगी उसको रीडायरेक्ट करेंगे उससे, एंड वो डायरेक्ट उससे 1-on-1 इंटरेक्शन होगा उसका, जो भी उसका डाउट होगा लाइव इनसाइट्स कॉलेज को वो बता देगा। तो इस स्टार्टअप को कितना टाइम हो गया? इसको अभी वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इनिशियल स्टेज पर है, एंड लाइक यू कैन से अराउंड 3 to 4 months हुए हैं। और अभी तो काफ़ी यंग है, काफ़ी यंग है। तो इसका क्या मूविंग फॉरवर्ड क्या प्लान है? इसका अभी बहुत बड़ा विजन है हमारा, एंड बस यही है कि अभी कम्युनिटी हम बना रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की, एंड आगे जाके इसको कैसे यूज़ करना है पूरा सोच रखा है। तो कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स अगर देख रहा हो ये, तो मतलब हाउ कैन दे एक्सेस दिस? ऐप है या फिर वेबसाइट है, क्या है? वेबसाइट एज मैंने कहा कि बहुत अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि अभी वेबसाइट पर काम चल रहा है, ऐप पे भी काम चल रहा है, एंड फिलहाल तो अभी इंस्टाग्राम हैंडल है, ओके। एंड बिजनेस व्हाट्सअप है, एंड इंस्टाग्राम का हैंडल नो योर कॉलेजेस _KYC। यू कैन जस्ट गो एंड वहाँ पर ही बायो में लिंक होता है, तो फॉर्म फिल करके हमारे पास डिटेल्स आएंगी, एंड जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो रीच आउट कर लेगा। तो ये तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी। तुम्हारी एज 20 साल है जैसे तुमने बताया था, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, इंजीनियर्स, और स्टार्टअप भी स्टार्ट कर दिया, वो भी टिपिकल इंजीनियर के ट्रेड्स हैं, स्टार्टअप करना है, इंजीनियरिंग करनी है, और उसके अलावा XYZ चीज़ें करनी है। तो मैंने देखा था कि तुम शायद सिंग भी करते हो। यस, तो क्योंकि मेरा भाई करता है, उसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने गिटार सीखा था, एंड गाना भी। तो गिटार भाई से इंस्पिरेशन लेके सीखा था या लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सीखा था? पहले तो इंस्पिरेशन आई थी, फिर बाद में देखा कि अच्छा ये भी हो सकता अच्छा, लड़कियाँ भी इम्प्रेस हो रही है। है, ये तो और सीखो इसे। हाँ हाँ। तो मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए सिंगिंग, या फिर तुम कैसे सिंगर हो, तुमको क्या लगता है? मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा। फिर गिटार भी सीख लिया था, फिर बस अपने मन को शांति देने के लिए कर लेते। कुछ लिरिक लिखा है कोई, कुछ पर्सनली? मैंने एक रैप लिखा था जो मैं यहाँ नहीं गाने वाला। सुना दो, कोई नहीं, अच्छा नहीं लगा तो कट कर देंगे। मैं बीट बॉक्सिंग करूँगा। मेरे को तो ढंग से याद भी नहीं उसके लिए। कोई नहीं, कट कर देंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो, या नहीं करेंगे। आओ मैं सुनाऊँ तुम सबको एक रैप, दादीच लोग हैं बड़े ही ग्रेट, भाई लोग हम सबको कहते भाई लोग हम सबको कहते, देख के हमेशा पीछे हटते, पोर्श फरारी है बंगलों के नीचे, चारों ओर हमारे बजते हैं डीजे। ओहो, वाह वाह। क्योंकि अभी आगे भी वी है। आर नॉट फेमस, वी आर लिमिटेड एडिशन। तो गेट योर लिमिटेड एडिशन फ्रॉम FIRBT.com। ये तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर एज अ करियर? इट्स लाइक वेरी, बहुत ही कैसे बताऊँ, बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि पूरे हर क्रिएटर अलग होता है, और सबका एक टाइम आता है। एक हर क्रिएटर का एक टाइम जोन है जहाँ पर उसके पीक टाइम चल रहा है, और वहाँ पर वो जितना छाप लेता है तो छाप लेता है, फिर सबका एक डाउनफॉल आता ही आता है। एंड तो बस वही है, वो हमें अपने पीक टाइम को समझना है, एंड वहाँ पर जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं बस लगा दो। कोई ब्रांड भी बिल्ड करना है साथ के साथ जो पीक हो, उसी टाइम पे करना है जो करना है, क्योंकि सबका, आप किसी को भी पकड़ लो, सबका एक टाइम आया एंड वो नीचे गया ही है, फिर है ना, फिर एक वो स्टैग्नेंट रहती है अनटिल एंड अनलेस तुम कुछ एक अलग ही ना कर दो कंटेंट क्रिएशन में, तो बस वही है। तो कोई भी, क्योंकि आजकल जैसे कि मैंने बोला फेम इज़ एक्सेसिबल, तो कोई भी स्कूल में होता है, बच्चे होते हैं, सब फेम किसको पसंद नहीं है, पॉपुलर होना किसको पसंद नहीं है। अब बॉलीवुड में हर कोई जा नहीं सकता, बड़ा सिंगर हर कोई बन नहीं सकता, सोशल मीडिया सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है, कंटेंट डालो, वायरल हो गए, कुछ भी हो गए। तो कोई भी यंग या किसी भी एज का देख रहा हो और वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हो या इसी करियर को परस्यू करना चाहता है फुल टाइम, क्योंकि बहुत अनश्योर है, 50-50 भी नहीं है कि भाई तू बनेगा नहीं बनेगा, कब तक कमाएगा नहीं कमाएगा, तो उसको एक एडवाइस क्या देना चाहोगे? मतलब जो बच्चा ड्रॉप आउट करना चाहता है एंड कम्प्लीटली इस पे फोकस करना चाहते हैं और उसका वो, या फिर कोई भी XYZ इसी को फुल टाइम करना चाहता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम ड्रॉप आउट कर लो, क्योंकि ये बड़ी ही अनस्टेबल है चीज़, तुम्हें पता नहीं, तुम कितनी मेहनत कर लो एंड चांसेस आर कि तुम्हारे व्यूज़ नहीं आएंगे, और तुम कुछ नहीं कर सकते एल्गोरिदम का, है ना, तुम कितनी गालियाँ दे दो उसको, लेकिन एल्गोरिदम ऐसी चीज़ है कि वो तुम्हें व्यूज़ नहीं देने होंगे तो नहीं देगी, क्योंकि वो टोटली
पीपल्स का गेम है। वो उन्होंने शेयर करी तो तुम्हारी आगे जाएगी। एंड किस बंदे के पास पहुंचे तुम्हारी रील, वो एल्गोरिथम डिसाइड करेगी। तुमने बना दी डांस की रील और वो रील चली गई म्यूजिक वाले के पास, या फिर कोई बंदा जिसको डांस नहीं पसंद, तो वो तो शेयर नहीं करेगा ना उसको, तो वहीं रीच डाउन हो जाएगी रील की। तो वो किस डोमेन में जा रही है रील, वो एल्गोरिथम डिसाइड करेगी। एंड तुम्हारे ऊपर डिसाइड नहीं कर, तुम्हारे ऊपर नहीं है वो, तुम्हें बस काम करो, काम करते रहो, बस यही है। तो बड़ा ही वैसी चीज़ है अनस्टेबल। तो मैं ये कहूँगा कि कॉलेज में छोड़ो, कॉलेज के साथ साथ करते रहो। अगर चल गया तो चलाते रहो साथ साथ। 4 साल खत्म, 4 साल की बात है, कॉलेज भी हो जाएगा, ये भी चलता रहेगा। एंड फाइनली और भी चीज़ें अपने, और भी जो मनी के फनल्स हैं वो भी बनाते रहो साथ साथ। एंड जो चल जाए चलते रहो। हाँ सही है। तो मूविंग फॉरवर्ड कॉलेज के बाद में क्या प्लान है तुम्हारा? कॉलेज के बाद तो प्लेसमेंट तो नहीं लेनी, प्लेसमेंट देनी है मुझे, ठीक है। स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया तो दे ही देंगे। हाँ, तो फिलहाल तो यही है कि कंटेंट बनाना है बहुत सारा, अभी बहुत कंटेंट बनाना है, बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट बनाना है। एंड स्टार्टअप को बिल्ड करना है अपने। एंड बाकी बहुत सारे, बहुत स्कोप है, लिमिट नहीं है। मर्चेंडाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी कॉम्पिटिटर हूँ आपका, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मर्चेंडाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी चल ही रहा है। तो मतलब बहुत बड़ी स्पेस है कंटेंट क्रिएशन। तो फिलहाल तो ये करना है। एंड कॉलेज तो कंप्लीट करना ही है। कॉलेज तो कंप्लीट करना ही है, सेफ ऑप्शन है। बट जैसे मतलब अपन आज से 5 साल बाद के अनीश डाडेड से बात कर रहे हैं। ओके, तो तुम उसको कहाँ देखना चाहोगे अभी? मैं देखना चाहूँगा कि मैं कहीं बढ़िया ट्रिप पे गया हूँ इंटरनेशनल, एंड आई हैव लाइक गुड मनी बैलेंस, बैंक बैलेंस वो सब बढ़िया है, बट प्रोफेशनली एज अ करियर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मैं देखता हूँ कि यार, मतलब जो मैं अपने आप को पर्सनली देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मैं बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ। एंड मेरे को वेब सीरीज से भी आ रखे हैं कि वेब सीरीज में काम करने के लिए, इवेंचुअली फिल्म्स में। एंड काफ़ी ब्रांड्स हैं मेरे पास। एंड आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, दैट्स इट। वन इन्फ्लुएंसर यू हैव टू पिक फ्रॉम इंडिया जो तुम्हें पसंद है? अमन अग्रवाल। वो तो बता दिया था थोड़ा, मतलब वो तो हाँ कॉमेडी, इंटेंस, ड्रामा, सिंगिंग, XYZ, वो तो थोड़ा एजुकेशनल डायरेक्शन में चल गया ना। तो वैसे कौन पसंद है? एंटरटेनमेंट में अगर मैं तुमको बताऊं तो इट वुड बी लाइक चेतन गोयल इज डूइंग रियली गुड। एंड वो कनब सिद्ध, यस, ये बहुत एफर्ट्स डालता है अपने वीडियोस में, और मतलब लिटरली बहुत सही, मतलब वीडियो भी काफ़ी चलती हैं उसकी, तो काफ़ी सही है। एंड मतलब दिल्ली बेस्ड हैं, हम मिले भी हैं, तो सही कर रहे हैं काम। वो कनब सिद्ध, चेतन गोयल एंड और भी हैं दिल्ली के। सही है। तो मैंने तुम्हारे यूट्यूब पे फिजिक्स वाला काफ़ी देखा है। हाँ, तो क्या रिलेशन है, क्या सीन है? क्योंकि मतलब काफ़ी थंबनेल में थे, तो थोड़ा बताओ। तो मैंने जैसे बताया कि यार जब मेरी वो वायरल हो गया था जेई वाली चीज़, 15 मिलियन, नो दैट 10 मिलियन, फर्स्ट मिलियन व्यूज यूट्यूब पर 1 मिलियन गई थी, तो मेरी ऑडियंस बन गई थी अराउंड दैट कि जेई वाला कंटेंट एंड ऑल। तो क्योंकि अब जेई फिजिक्स वाला का जो बिजनेस है पूरा जेई से ही है, जेई के कोर्सेज बनाते हैं। एंड तो दे जस्ट रीच्ड आउट टू मी कि वी हैव द कॉमन ऑडियंस, है ना। एंड आई वुड बी द परफेक्ट मैच। ये कब की बात है? 1 साल पहले की, 1 साल हो गया मुझे। तो उन्होंने मुझे रीच आउट करा था, एंड सो दैट आई कैन प्रमोट देयर कोर्सेज फॉर माय यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने मेरे को मेल करा था, एंड जस्ट वी डील हो गई थी लॉन्ग टर्म की, एंड चल रहा है अभी तक। तो कमीशन बेसिस पे है? कमीशन बेसिस भी एंड फिक्स भी। ओके, क्या ओपिनियन है फिजिक्स वाला के लिए? बताता हूँ मैं आपको कि जब मैंने कोचिंग छोड़ी थी अपनी, तो मैं फिजिक्स वाला सर से ही पढ़ता था यूट्यूब पे, और उनका ही समझ आता था मेरे को, लिटरली किसी का और का समझ ही नहीं आता था। तो बिल्कुल ऐसे इमोशनल बॉन्ड हो गया था उनके साथ। और जो मतलब ऐसा लगता था कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं ना, मतलब कितना कनेक्टेड है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई किसी और से पढ़ रहा हूँ मैं। कोचिंग में लगता था कि यार ये तो प्रोडिजी हैं, इन्हें तो ऑलरेडी आता है। ये सर से ऐसा लगता था कि अच्छा ये सर मतलब मेरे जैसे ही थे, इन्होंने मेहनत करी थी और अब ये पढ़ा रहे हैं, मतलब सही है। मतलब कनेक्शन था उनके साथ, तो उनके साथ पढ़ रहा था। फिर वीडियोस बनाई, तो जब उनका मेल आया तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 यार आया, जिनसे मैं पढ़ रहा था उनकी मेल आई है, बढ़िया। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो फंडिंग मिल रही है, काफ़ी बड़ी फंडिंग मिल रही है, काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है उनकी, एंड दे आर एक्सपेंडिंग ऑन
लाइक ऑन अ स्पीड ऑफ लाइट। हाँ हाँ। तो इन सब पे क्या ओपिनियन है तुम्हारी? जो जैसे तुमने बोला था तुम वहाँ पे जाते थे इंस्टीट्यूट वगैरह, फिटजी, मतलब हमारे टाइम तो फिटजी था, अभी एलन हो गया, एलन हो गया, ये अभी बच्चों को मतलब हम वहाँ से कहीं से निकलते हैं और 2-3 बजे जब इनकी छुट्टी हो रही होती है वो यूनिफॉर्म में बैग लादे हुए छत पे वो अम्ब्रेला वगैरह लेके, तो क्या ओपिनियन है पूरे सिस्टम पे? मैं कहूँगा कि यार ठीक है, सबका अपना अपना होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो कोई बच्चा अगर जिसको पसंद है, जो जिसको लिटरली पढ़ने में मज़ा आ रहा है, डोपामिन हिट मिल रहा है पढ़ने से, तो ठीक है, उसके लिए ठीक है ना। अब किसी को फोर्सफुली पेरेंट्स ज़बरदस्ती एडमिशन करवा रहे हैं, उसका मन भी नहीं है, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि हर बच्चा अलग चीज़ के लिए पैदा हुआ है ना। मैं तो कंटेंट बनाने के लिए पैदा हूँ, मैं तो गलती से चला गया था उधर, मुझे उस टाइम पता नहीं था। मैंने एक्सप्लोर, टचवुड मेरी फैमिली इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं देती मेरे को, है ना, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से एकेडमिकली अच्छा था। तो क्योंकि अगर बच्चा एकेडमिकली अच्छा होता है तो पेरेंट्स को ट्रस्ट आ जाता है कि यार बच्चा कर रहा है तो इसके ओपिनियंस जो भी ये सोच रहा है तो मतलब ये ठीक ही सोच रहा होगा अपने लिए, है ना। तो टचवुड मेरे को उनसे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने उनको बोला कि मेरे को कोचिंग छोड़नी है, तो उन्होंने बोला छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने मेरे को लिटरली सफ़र होते हुए देख रहे थे वो कि क्यों इसका ट्रॉमेटिक हो रहा है पूरी लाइफ, तो क्यों करें। तो उन्होंने मेरे को छोड़ दे, मेडिटेशन सही होगा। फिर बाद में मैं इंजीनियरिंग कर ही रहा हूँ अब, तो मतलब पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो ये भी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है सच। तो ये बोलूँगा कि अगर लिटरली कोई मतलब होता है, बहुत सारे बच्चों का पैशन भी होता है साइंस पढ़ना एंड क्रैक करना IIT, तो गुड फॉर देम। लेकिन अगर तुम अपने पैशन को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है ना, जिस चीज़ के साथ तुम सिंक करते हो, तो अगर तुम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो उस चीज़ के लिए जो तुम्हें इतनी अच्छी नहीं लगती, या फिर तुम किसी और के कहने पे कर रहे हो, तो वो तुम ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ का। तो मैं तो ये कहूँगा। हाँ बहुत, बट ये बन भी बहुत बड़ा $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई ना ये, पूरे कॉलेजेस के इंस्टीट्यूट वगैरह 11-12 के अंदर स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप कर ली, अलग अलग फ्लोर्स बना दिए जस्ट सो दैट ये इंस्टीट्यूट आ सकें, विच इज़ राइट एज वेल एज रॉन्ग एज, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है यार फिटजी भेज देते हैं, एलन भेज देते हैं, हमारा बेटा बन जाएगा, और वो IIT हर किसी के बस की नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते थे तुम IIT में जाओ? एक्चुअली मैं ये बताता हूँ तो कि मेरे पेरेंट्स, बड़ा भाई या बहन है? मैं सबसे बड़ा हूँ, 3 भाई हैं। हाँ, बाकी दोनों क्या कर रहे हैं? बाकी दोनों तो एक DU में है, मस्त मजे कर रहा है। कौन सी स्ट्रीम में? संस्कृत ऑनर्स कर रहा है। वाह। अपने मन से नहीं कर रहा पहली बात तो। अच्छा, उसकी जो रैंक आई थी वो इतनी अच्छी नहीं आई थी, एंड ही जस्ट वांटेड अ कॉलेज लाइफ, गुड कॉलेज लाइफ। तो DU में मिल रहा था उसको, तो उसने ले लिया। पहले तो वैसे ही मैंने उसको बोला कि ले सकता, क्योंकि अगर वो BCom भी करता तो क्या होता, मतलब बच्चे नहीं पढ़ते ना BCom में भी, और ऐसे कोई प्लेसमेंट भी नहीं लगती, तो क्यों करनी है? तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है ना, कर लो संस्कृत ऑनर से, कॉलेज लाइफ लो अपनी, एक्सप्लोर करो। एंड बाकी अगर तुम्हें प्रोफेशनली कुछ करना है तो आगे MBA कर सकते हो ना, तब भी कर लो MBA तब। एंड बाकी मैं जितना उसको जानता हूँ कि वो एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं है, एंड ही इज़ लाइक इनटू अगेन कंटेंट क्रिएशन एंड बिजनेसेस, तो उसका वैसे दिमाग चलता है। तो मैंने उसको फिर यही सजेस्ट करा कि अभी तू कर ले ग्रेजुएशन कंप्लीट, बाकी अगर तेरा पास ऑप्शंस की कमी है नहीं, कुछ भी कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। एंड सबसे छोटा भाई? तो छोटा भाई 11th में। 11th, उसके पास क्या स्ट्रीम? कॉमर्स। सही है, तो तुमने ली थी एक साइंस। पूरे घर में सिर्फ अकेला मैं हूँ जिसने साइंस ली थी। घर वाले प्राउड होंगे हैं, बेटा इंजीनियर बनने निकला है। हाँ सही है। तुमने मेरे को बताया तुम्हारे डैड एस्ट्रोलॉजर हैं। यस। तो वो क्या कहते हैं तुम्हारे इस चॉइस के लिए कंटेंट क्रिएशन का, और उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया है फ्यूचर? नहीं, वो मतलब मेरे लिए ऐसा उन्होंने कुछ प्रेडिक्ट नहीं करा। एंड एस्ट्रोलॉजर इन द सेंस वो है कि शादी कराना, ओके, हवन करवाना, पूजा करवाना, प्रीस्ट यू कैन से। ओके। एस्ट्रोलॉजर मेरे दादाजी कह सकते हो, वो कुंडली वगैरह देख लेते हैं। ठीक है। मतलब हमारी ये जो चीज़ है वो पुश्ते नहीं चल रही है, लीगेसी से। अच्छा, सही है, सही है। तो बिफोर वी क्लोज अप, कुछ और शेयर करना चाहोगे तुम? कुछ और बताना चाहोगे? का टाइम आ गया, मेरे को मतलब फील ही नहीं हुआ। नहीं, हाँ, और बात जल्दी आया क्लोजिंग का टाइम। 1 घंटा हो गया अपन को। 1 घंटा हो गया? हाँ, मेरे को लगा नहीं। हाँ, वही बातें करते करते पता नहीं चलता, बट फिर भी कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपका ब्रांड है फर्स्ट, हाँ, उसके बोलना चाहूँगा कुछ।
मैंने ना बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, लेकिन जो फर्स्ट ब्रांड ऐसा ब्रांड है जिसके साथ मैं लिटरली कनेक्ट हुआ हूँ एंड है ना, तो मैं आपके टी शर्ट्स बस ऐसे नहीं पहनता कि बस प्रमोशन कर दी, मैं लिटरली खुद से ही पहनता हूँ, ठीक है, एंड मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, तो एक स्टोरी लाइन दिखी मेरे को कि यार बंदे ऐसे ऐसे ग्रो करे हैं एंड लिटरली फील होता है जो हार्डवर्क आपने पुट इन करा है, तो एक इमोशनल कनेक्शन है। हाँ, जैसे हम तुम्हारे कंटेंट से रिलेट कर पाते हैं, तुम ब्रांड से रिलेट कर पा रहे हो। कनेक्ट कर गया था उस टाइम एंड फिर हमारा काफ़ी हमने साथ काम करा एंड अब मैं आ गया इतनी दूर से जयपुर आपके पास। हाँ, तो अब यही हुआ था, जैसे हमारी बात हो रखी थी काफ़ी टाइम से, मैंने बोला था कि भाई जयपुर आना हो जब भी तो बताना, हमने भी पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट किया तो अपन शूट कर लेंगे। तो आज था ऐसा कि किसी और के साथ था कि आज उनके साथ शूट करेंगे, फिर भाई का मैसेज आता है कल कि आई एम ऑन माई वे टू जयपुर। फिर मैंने उनको इंस्टेंटली मैसेज किया कि भाई कि मैम लेट्स शूट नेक्स्ट वीक, कुछ इमरजेंसी आ गई है। फिर आज था प्लान 6 बजे शूट करने का, फिर भाई का मैसेज आता है 1:30 बजे कि यार आई हैव टू गो टू दिस एंड दिस इवेंट, और मेरे को निकलना है रात को कहीं, मतलब मेरे को पर्सनली। मैं था कि भाई ये तो लोचा हो गया है, जिसके साथ शूट करना था उसके साथ भी कैंसिल, और भाई बोल रहा है इवेंट आ रहा है। बट एनीवे वो सही पैन आउट हुआ, भाई ने 85,000 का कैमरा जीत लिया है और अब पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं, जो कि टाइम हो रखा है 10 बजे। चलो, अगर तुमको क्लोज नहीं करना तो ये बताओ, पॉडकास्टिंग फॉर्म ऑफ कंटेंट पे क्या ओपिनियन है तुम्हारी? पॉडकास्ट बहुत ही सही मीडियम है जिससे ना दो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है वो बाकी जनता के पास जा सकती है। बट काफ़ी पॉडकास्ट में वो दो जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है इंटेलेक्चुअल हो या ना हो, काफ़ी टाइम पास भी होता है। जनता को देखना पड़ेगा ना, उनको क्या देखना है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, वो जनता के पास है ना कि भाई मैं कौन सी वीडियो देखनी है मुझे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। सही है। तो तुम भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो पॉडकास्ट? हाँ। यस, सून। मतलब अभी क्या है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हाँ, तो एनर्जी मतलब स्प्लिट हो चुकी है ऑलरेडी, तो अब पॉडकास्ट स्टार्ट करना में भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे बट राइट टाइम पर करेंगे जब लगेगा। और ज़िंदगी में चलनी भी चाहिए काफ़ी चीज़ें, एक दो चीज़ चलेंगे तो खुद भी बोर हो जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अभी हड़बड़ मची रहती है यार, ये भी है वो भी है, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है यार, ये करना है वो करना है, इसमें ये वो एग्जैक्टली। तो और बताओ। और सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ कुछ, आपका क्या चल रहा है ज़िंदगी में? पूछो क्वेश्चन। ओके, तो मतलब ये बताओ कि आप फुटबॉलर हो। भाई साहब, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, लिटरली मज़े आ गए देख के। एंड फिर मैंने सोचा कि भैया फुटबॉलर भी हैं एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड इन मर्चेंडाइज। मतलब ये बताओ आपने कैसे करा ये, जो है आपने स्टार्ट कैसे करा एंड यू आर नाउ हियर, कैसे चीज़ें रही, क्या एक्सपीरियंस रहा? फुटबॉल जो मतलब फ्यूचर में जो लोग कोई मतलब मर्चेंडाइज स्टार्ट करता है तो उसको कैसे चीज़ें, स्टेप्स क्या है? सही है, मेरे क्वेश्चंस को बस वर्ड चेंज करियर वाइज, क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ, सही है। तो मतलब फुटबॉल तो मेरा मतलब स्कूल टाइम से था कि प्रोफेशनली फुटबॉल खेलना है। वही मेसी रोनाल्डो को देखा, वर्ल्ड कप वगैरह देखा। इंडिया में उस टाइम कुछ भी नहीं था, अब काफ़ी कुछ है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा पैसा है, अच्छी लाइमलाइट है, करियर वाइज काफ़ी अच्छा है। तो फुटबॉल उसलिए स्टार्ट किया, उसके बाद में प्रोफेशनली खेला, इधर इंडिया में खेला, स्टेट्स खेला, नेशनल खेला, बाहर भी खेला, फिर प्रोफेशनली दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, चेन्नई को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में फिर आई स्टार्टेड अ क्लब विद माई फ्रेंड, जो कि रेजिडेंशियल अकेडमी का प्लान था कि उसको स्टार्ट करने का, रेजिडेंशियल अकेडमी होगी। बट गॉड्स प्लान या लकीली हम स्टेट लीग जीते, नेशनल लीग जीते, सेकंड डिवीजन जीते, और हम नेशनल लीग में प्रमोट हो गए, विच इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ IPL। इधर ISL होता है, फिर आई लीग होती है सेकंड डिवीजन, जो कि उस टाइम आई लीग थी, फर्स्ट डिवीजन था जब हम प्रमोट हुए थे। तो और वो राजस्थान की हिस्ट्री में इन 60-70 ईयर्स पहली बार हुआ था कि कोई राजस्थान से कोई क्लब नेशनल लीग खेलेगा, और वो राजस्थान की हिस्ट्री में था। और इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई क्लब जो ग्राउंड से आया और वो पहले ही साल के अंदर नेशनल लीग में पहुंच गया है, जिसको 6 महीने पहले ये भी नहीं पता था कि राजस्थान यूनाइटेड क्या है फुटबॉल वर्ल्ड में इंडिया के। अब वो नेशनल लीग खेल रहा है, वो सुनील छेत्री और उधर उस लेवल पे पहुंच गया है। तो वो क्लब स्टार्ट हो गया, क्लब उस लेवल पे पहुंच गया, तो फिर मेरा खेलना कम हो गया। फिर रूल्स भी होते हैं कि इफ़ यू ओन अ क्लब यू कैन नॉट प्ले प्रोफेशनली उसी क्लब के अंदर।
फिर उसके बाद में कोविड के बाद में क्लोथिंग ब्रांड का मेरा हमेशा से ही था कि क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करनी है कभी ना कभी। फिर वो टाइम सही था, फाइनेंसेस सही थे, तो क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, फिर बस अब चल रही है क्लोथिंग ब्रांड मूविंग फॉरवर्ड। कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है क्लोथिंग ब्रांड तो वही है, यूट्यूब पे सब कुछ है। स्टार्ट करो क्योंकि फर्स्ट ही सबसे आगे रहेगा। नहीं बट हाँ मैं नहीं बताऊंगा असलियत। नहीं मतलब हाँ मत करो स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रही है ब्रांड। मतलब मैं लिटरली दिन में एक नई ब्रांड देख रहा हूँ, एक नई ब्रांड के ऐड देख रहा हूँ। क्योंकि ब्रांड बनाना ब्रांड क्या है, कोई भी बंदा नया टी शर्ट खरीदी दिल्ली से, कहीं भी से भी, दिल्ली से या XYZ जगह से 50 टी शर्ट खरीदी, 10 टी शर्ट भी खरीदी है ना, 10 टी शर्ट खरीदी, किसी भी उसके पास गया, प्रिंट करा लिया, कुछ नाम सोचा वो प्रिंट करा लिया। अब मैं बोल सकता हूँ ना ये ब्रांड है। अब तुम थोड़ा ना आके देखोगे कि मेरा फंक्शनिंग क्या है, कि मैं कितनी टी शर्टें हर दिन निकाल रहा हूँ, कितनी पैंट्स हर दिन बेच रहा हूँ, जा भी रही है नहीं जा रही, बट लोगों को बोलने के लिए तो हो गया ना कि भाई मैं ये ब्रांड का ओनर हूँ। तो वही हो रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आ रही हैं हर दिन, विच इज़ गुड फॉर द इंडियन स्ट्रीट वेयर सीन, कि लोग अवेयर हो रहे हैं कल्चरली। जैसे कि कंटेंट और यूट्यूब और वो सब वेस्ट से अब इंडिया में आ रहा है, लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुली इस प्रोफेशन को बिल्ड कर रहे हैं। वैसे ही स्ट्रीट वेयर भी इंडिया पीछे है, इंडिया एथनिक वेयर और इन सब में काफ़ी आ गया है, तो स्ट्रीट वेयर में भी अब बिल्ड हो रहा है। लेकिन वही है, हर दिन नई नई ब्रांड्स आ रही हैं और सर्वाइव करना ईजी नहीं है। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन में है, स्टार्ट ट्राई हर कोई कर सकता है, बट सर्वाइव हर कोई नहीं करेगा। सिर्फ 1% लोग हैं जो एक्चुअली उसको फाइनेंशियली कन्वर्ट कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। तो क्लोथिंग ब्रांड के साथ भी यही हो रहा है, हर दिन नई ब्रांड्स आ रही हैं। तो कोई भी देख रहा होगा क्लोथिंग ब्रांड एस्पिरेंट, तो अगर स्टार्ट करना है तो प्लानिंग से करो। ऐसी नहीं कि कुछ टी शर्ट ली, प्रिंट कर दी और स्टार्ट कर दी। थोड़ा प्लानिंग से स्टार्ट करो। और मतलब ये स्केलेटन और वोल्केनो का क्या सीन है, ये बताइए। ये कैसे skeleton- आया दिमाग में, और ये आपने बनाया है? नहीं ये मेरे फ्रेंड है, तो उसी ने ये बनाया, उसी ने वो बनाया है। ये तो अपनी पूरी जैसे स्टोरी हो गई, दिखा देते हैं। फर्स्ट ये मैं, स्केलेटन, ये 9, और ये मेरा डॉग जिसका नाम मेसी था, 10 साल, ही पास्ड अवे अभी जनवरी के अंदर। तो तभी इसके सर पे ये एंजल का साइन बन रखा है। तो सीन क्या है, मतलब स्केलेटन और इन सब का तो था यार ऐसे ही कि कैसे क्या स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में होता है ना कि अभी तो सब कुछ पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, ब्रांड को किधर लेके जाना है, स्टोरी कैसे बन रही है। स्टार्ट किया था तो वही था, पहले एक टी शर्ट बनाई, एक डिज़ाइन बनाई। हमारा स्टार्टिंग से ऐसे था कि कुछ राइटअप के अराउंड बनाना है, मतलब कुछ लिखना है, किसी को जैसे मोटिवेट हो गए, कुछ पुश मिले तो फाइंड योर वे, एक टी शर्ट बनाई। उसके बाद में सेकंड टी शर्ट थी, वो सोचा नहीं था कि स्टोरी में बनाएंगे। एक सेकंड टी शर्ट निकाली, एस्केप द ऑर्डिनरी। सेकंड टी शर्ट भी निकल गई, थर्ड टी शर्ट रेडी हो गई। थर्ड टी शर्ट तक भी नहीं था कि स्टोरी में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टोरी में स्केलेटन सिर्फ हाथ है, स्केलेटन नहीं है, सिर्फ एक हाथ है। सेकंड जो टी शर्ट है उसमें स्केलेटन है ही नहीं, उसमें एक बटरफ्लाई है, जो कि वापस से काफ़ी मेन पार्ट बन गया डिज़ाइन ब्रांड का। फिर थर्ड स्टोरी है जिसमें स्केलेटन एक्चुअली था, थ्रू द फ्लेम्स, जो ये पार्ट 2 जो तुमने पहन रखा वो पार्ट 1 था, उसमें स्केलेटन आया। तो जब हम देख रहे थे कि आगे कैसे फॉरवर्ड करें, तो फाइंड योर वे, एस्केप द ऑर्डिनरी थ्रू द फ्लेम्स। आफ्टर फाइंडिंग योर वे यू एस्केप द ऑर्डिनरी। वंस यू एस्केप द ऑर्डिनरी, हार्डशिप्स आती हैं लाइफ में, तो थ्रू द फ्लेम्स। तो वो ऐसे कनेक्टेड बना कि यार ये तो रिलेट हो रहा है। तो उसके बाद में जो मूविंग फॉरवर्ड जो था, हम देखा कि यार आज तक कोई स्टोरी नहीं चला रहा, मतलब लोग अच्छे अच्छे कोट्स लिखते हैं, अच्छा कोट्स से रिलेटेड डिज़ाइन बना रहे हैं, बट कोई से पूरी स्टोरी नरेट नहीं कर रहा। फिर हमने एनिमेशन भी उसी स्टाइल में बनाने लग गया कि पिछली वाली स्टोरी से लिंक करके आगे एनिमेशन बनाएंगे कि जो लास्ट में जहाँ स्केलेटन था या ब्रेनी था या जो भी था, वो ही ट्रैवल करके आगे वाली स्टोरी में जा रहा है। फिर अब चैप्टर 3 पार्ट 3 पे आ गए हैं, तो वो स्टोरी चलते जा रही है। वही तो मतलब एक आपके ब्रांड को कितना यूनिक बना रही है ना, कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं आपके पेज से, आपकी स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इवेंचुअली आपका प्रमोट हो रहा है उस चीज़ से ब्रांड। तो दैट्स द थिंग आई लाइक। हाँ वही स्टोरी में, मतलब लोगों को अगर कोई खरीद भी नहीं रहा, बट उनको मज़ा आता है देखने में, अरे यार अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये ब्रेनी है, ये कैरेक्टर, कोई नया कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा, अब ये कहाँ जाएगा, वॉल्केनो में आ गया, पानी में जाएगा, कहीं में जाएगा। तो वो एक काफ़ी अच्छी IP बिल्ड हो रही है कि आज से 2, 3, 4, 5 साल बाद तो मतलब हम लोग वी विल नॉट बी बाउंडेड बाय द क्लोथिंग इंडस्ट्री ओनली, मतलब हम एक्सपैंड कर सकते हैं और एनिमेशन के अंदर
स्मॉल शॉर्ट मूवीज़ के अंदर मतलब कैरेक्टर्स बिल्ड हो रहे हैं ना इंडिविजुअली, तो उनको किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं। क्या आप अभी उस पर भी काम कर रहे हैं कि कोई म्यूज़िक वीडियो आ रही है, ओके, तो आप कोई स्पॉन्सर बनना चाहें अगर उसके, तो अभी आप सोच रहे हो उसके बारे में? म्यूज़िक वीडियो मतलब अभी जैसे वही है, जैसे अपन लोगों ने कोलैब किया था, मतलब वही है, ब्रांड बिल्ड हो गई तो दिन में काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं कोलैब, बट हर किसी के साथ भी नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारा कंटेंट देखा, काफ़ी अच्छा लगा, अपन लोग बात हुई। मैं बताता हूँ, आपके ब्रांड से जितनी वीडियो बनाई है ना मैंने, वो सारी वायरल ही जाती है। हाँ मैंने भी देखा। एक तो वो बेस्ट फ्रेंड वाली तो मेरे को अच्छी भी लगी थी। वो ही है ना कि वो राइटअप भी अच्छा, और फिर तुम जो ऊपर जो लिखते हो मतलब बात एक ही है ना कि मैं वो जब टी शर्ट पहन रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली अच्छा आइडिया आ रहा है। हाँ मतलब क्या है, पता नहीं अपने आप हो रहा है वो चीज़, मतलब सही थी वो चीज़। तो कोलैब्स तो करते हैं हम, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्रांड वालों को देखा हुआ है इधर। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि कोलैब मत करो, ये मत करो, अगर तुमको खुद के अपने डिज़ाइन पे भरोसा है तो करो, बट इन ऑर्डर टू ग्रो यू नीड टू, मतलब वही अभी पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि एक आदमी को ग्रो करने के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो वैसे ही इन ऑर्डर सिर्फ अच्छे डिज़ाइन या सिर्फ अच्छे आर्टवर्क से कुछ नहीं होगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, सेल करने के लिए अलग अलग आइडिया सोचने पड़ेंगे। तो वैसे ही कोलैब हम करेंगे, बट वो ये कि जिससे कर रहे हो उससे कनेक्ट कर पाएँ। ऐसे भी नहीं कि हाँ भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। तो मज़ा है, जैसे अपन करते हैं तो वो काफ़ी ऑर्गेनिक भी लगता है, जो कि वही है जैसे जो भी ब्रांड वाले स्टार्ट कर रहे हैं वो ये चीज़ मिस आउट कर रहे हैं। वो करते सोचते हैं सबको भेज देते हैं, उनको बोले एक टी शर्ट की फ़ोटो ले डाल दो। अभी अपन जो करते हैं वो काफ़ी ऑर्गेनिक लगता है, नेचुरल लगता है, तो वो रील वायरल भी हो रही है और वो फोर्स भी नहीं लग रही कि यार ये जाके खरीदो, ऐसी नहीं लग रही ना, वो ऑर्गेनिक लग रही है कि यार देखने में भी मज़ा आ रहा है और सट एकदम आराम से कि हाँ ब्रांड भी प्रमोट हो रही है, तो उसमें मज़ा आता है। मतलब ऐसा भी मेरे पास और भी मैंने और ब्रांड से करा, तो पहले वो अप्रूवल के लिए बोलते हैं। हाँ। तो पहले मैंने उनको भेजा, उन्होंने डिसअप्रूव कर दी। हाँ। एंड मैंने कहा कि ये अच्छी रील है, तो वायरल मटेरियल ने डिसअप्रूव करा है। मैंने कहा नहीं, मैंने दूसरी भेजी, और जो उन्होंने डिसअप्रूव करी मैंने इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे उसे डाल दिया और वायरल हो गई। हाँ। मैंने कहा तुम क्रिएटर को तुम नहीं समझ नहीं रहे हो, वही जैसे उसे पता है ना अपनी ऑडियंस क्या है और क्या चलने वाला, क्या नहीं चलने वाला। इस बार इस चीज़ पे मिस्टर बीस्ट ने काफ़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर जो ब्रांड्स को समझना चाहिए, जैसे अपन गार्नियर ले लें, जिलेट ले लें, तुम उनके एड्स देखोगे तो वो बहुत अजीब लगते हैं। मतलब जैसे तुम पीओवी वाला कंटेंट डाल रहे हो और सडनली एक कंटेंट आ रहा है जिसमें तुम ऐसे ऐसे शेव कर रहे हो, ये खरीदो वो खरीदो, तो वो ऑब्वियसली उस पर तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज़ हर वीडियो पे आ रहे हैं, तो उस पर 10,000 भी नहीं आएंगे, क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं यार, ऐसे स्क्रॉल करते यार ये तो पेड ऐड है, किसी को टाइम नहीं है कि यार वो। बट ये इंडियन ब्रांड्स अपने यहाँ पे समझ नहीं रहे हैं, जो कि मिस्टर बीस्ट ने भी बोला था कि लेट द क्रिएटर बी द क्रिएटिव, कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट दे दो और उसको फ्रीडम दो कि भाई इसको जितना ऑर्गेनिकली तू उसको बेच सकता है, तो प्रमोट कर सकता है, तो तू कर। तो वो अपने अभी भी समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ये ना फ्रेश है, जो कि अपन अभी जैसे तुम जाके इनकी प्रोफाइल पे देखना, फर्स्ट का जो भी कंटेंट डाल रहा है उन पे मिलियंस में व्यूज़ हैं, क्योंकि कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि भाई क्रिएटर है, भाई को नॉलेज है कि क्या बिकता है क्या चलता है। तो हम इनको फ्रीडम देना इंस्टेड ऑफ कि नहीं बोलूँ कि अनिश भाई ये टी शर्ट पहन और इसी के बारे में बात कर, और वो गारंटी 10,000 व्यूज़ भी नहीं आएंगे उस पर। तो बस यही है, और कुछ आई थिंक काफ़ी अच्छे ज्ञान दे दी, काफ़ी अच्छी चीज़ें दे दी, इंटेलेक्चुअल भी हो गया है, तो काफ़ी सारी क्लिप्स भी निकल जाएंगी इंस्टाग्राम के लिए मिलियन। तो भाई व्हाट यू आर डूइंग इज़ वंडरफुल एट दिस एज। मतलब कोई भी जैसे आई एम 26, तो कोई भी ऐसे यंगस्टर 20-21 साल का जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि भाई ज़्यादा उम्र हो गई है, बट व्हाट यू आर डूइंग इज़ वंडरफुल एट दिस एज। कंटेंट वाइज काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हो, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है तुम्हारा कंटेंट देखना। इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो कि तो अलग ही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सब है, और स्टार्टअप तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें 2 हाथों में जगल कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। तुम्हारे पास टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, फेलियर भी हो जो होपफुली ना हो, अगर हुआ तो भी तुम्हारे पास टाइम है टू कम बैक। तो वेरी वेल डन ब्रो, प्राउड ऑफ यू, और बस ऐसे ही करते रहो। बिफोर वी क्लोज अप किसी को कुछ कहना है? ये कहना चाहूँगा कि यार जो जिस चीज़ में तुम बिलीव कर रहे हो ना, और जो तुम्हारा हार्ट कह रहा है, और जिस चीज़ को तुम सिंग कर रहे हो, बस उसको पकड़े रखो और आगे करते रहो, रुको मत। बस चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई अनिश डाडिच, गो फॉलो हिम। वैसे तो भाई ऑलरेडी काफ़ी है
नहीं यार ये बहुत आगे जाना है, बहुत। हाँ बहुत आगे जाना है, जो कि जाओगे। आई टोटली बिलीव इन यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस।